हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इस पाठ के भाग 1 में हमने देखा था जीवन की मौलिक इकाई हम कोशिका को कहते हैं। कोशिका की आकृति और आकार कैसा होता है, कोशिका के मुख्य भाग क्या हैं, कोशिका की बाहरी झिल्ली या कोशिका झिल्ली से कैसे पदार्थ बाहर और अंदर आते जाते हैं। इस भाग में पढ़ेंगे हम कोशिका के दूसरे और भाग और उनके कार्य। इस पाठ के भाग 1 में हमने देखा था कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है। केंद्रक कोशिका का एक सुगठित अंगक है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। और कोशिका के अंदर भरा होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर भरा एक तरल पदार्थ है। इस तरल पदार्थ के अंदर सभी कोशिका अंगक होते हैं। इस चित्र में मैंने बाईं तरफ जंतु कोशिका और दाईं तरफ पादप कोशिका बनाया है, जिनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जैसे यहाँ पे हरे से लिखा है मैंने तारककाय, जो सिर्फ जंतु कोशिका में होता है। तारककाय धागे जैसी संरचनाएं बनाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों को एक तरफ से दूसरी तरफ खींचते हैं। इसी तरीके से लाल रंग से लिखा है मैंने कोशिका भित्ति, जो सिर्फ पादप कोशिका में होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत है जो पादप कोशिका को आकृति देती है। इसी तरीके से सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं हरित लवक, जो पादप कोशिका को हरा रंग देते हैं और पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं, जिससे पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। बाकी जितने भी भाग मैंने दोनों कोशिकाओं के बीच में लिखे हैं, ये दोनों ही कोशिकाओं में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राजधानी, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण। इन कोशिका अंगकों की संख्या कोशिका में अलग अलग हो सकती है। जैसे जिस कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, वहां पर राइबोसोम की संख्या अधिक होगी। जिस कोशिका में श्वसन प्रक्रिया द्वारा भोजन का पाचन हो रहा है और ऊर्जा संचित हो रही है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। किसी भी कोशिका में यदि पदार्थों का संचय हो रहा है, प्रोटीन, लिपिड्स, तो उसमें राजधानियां ज्यादा होंगी। तो इस तरीके से कोशिकाओं में इन कोशिका अंगकों की संख्या अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं कोशिका की सबसे बाहरी परत, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत है। यह अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य का अर्थ होता है कि यह अपने में से कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर और कुछ ही पदार्थों को कोशिका के बाहर निकलने देती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की 2 परतों से बना है। यहाँ पे इसे हम चित्र में देख सकते हैं। फॉस्फेट शर्करा और लिपिड की एक परत ये रही और दूसरी परत दूसरी तरफ, और बीच में है प्रोटीन। यह चित्र आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है ये दिखाने के लिए कि कोशिका झिल्ली जो इतनी पतली परत है, वह भी पदार्थों की 2 परतों से बनी है। कोशिका झिल्ली के बाहर होती है कोशिका भित्ति, जो यूकैरियोटिक पौधों और प्रोकैरियोटिक पौधों में ही होती है। कोशिका भित्ति त्रिपर्तीय बाहरी संरचना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, ये हरे रंग से यहाँ पे कोशिका झिल्ली है, जिसे इस तरह से दिखाया गया है।
इस तरफ नीले रंग के बनाया गया है इसको। कोशिका झिल्ली के बाहर होती है भित्ति, जो सबसे पहले बनती है उसको बोला जाता है प्राथमिक भित्ति। ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है। प्राथमिक भित्ति के बाहर आपको दिख रही है मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका कोशिका के बाहर ये दूसरे कोशिकाओं की कोशिका भित्ति है। पानी और घुले हुए पदार्थों को कोशिका भित्ति अपने में से गुजरने देती है। कभी कभी जब पादप कोशिका में परासरण हो रहा होता है तो पानी की हानि के साथ साथ कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ भी संकुचित हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं और ये बीच में ऐसे सिकुड़ जाएंगे। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है कोशिका को सुरक्षा और संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना। कोशिका की वृद्धि बंद होने के बाद प्राथमिक भित्ति द्वितीयक भित्ति बनाती है, जिसमें सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन पदार्थ भी संचित हो जाता है, जो भित्ति को अत्यंत कठोर बनाता है। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका अंग केंद्रक के बारे में। केंद्रक इसलिए कोशिका का मुख्य अंग है, जिस तरह से हमारा दिमाग हमारे सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, ऐसे कोशिका का केंद्रक उसके सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। केंद्रक दो स्तरीय आवरण से घिरा है। इसमें अनेक छिद्र होते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। इन छिद्रों से केंद्रिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य के पदार्थों में आदान प्रदान होता है। केंद्रक में केंद्रिका नामक एक घना क्षेत्र है, ये बीच में देख सकते हैं आप केंद्रिका, जहां पर राइबोसोम बनते हैं। केंद्रक में डीएनए और प्रोटीन से बने गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। जब गुणसूत्र विभाजित नहीं होते तो ये पतले तंतुओं जैसे होते हैं, जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो ये गुणसूत्र मोटे छड़नुमा हो जाते हैं। इन पे उपस्थित डीएनए माता पिता से अगली पीढ़ी तक आनुवंशिक जानकारी या लक्षणों को पहुंचाता है। डीएनए पर छोटे छोटे खंड हैं, जिन्हें हम कार्यात्मक खंड या जीन कहते हैं। ये सजीवों में विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करते हैं। केंद्रक कोशिकाओं को विभाजित करने और कोशिका के विकास के तरीके को निर्धारित करता है। केंद्रिका से बने राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से बने हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। राइबोसोम कोशिका अंग को और कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाते हैं। अब देखते हैं केंद्रक से ही जुड़ा हुआ एक और कोशिका अंग, जिसका नाम है अंतर्द्रव्य जालिका। इसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, इसलिए इसके लिए शॉर्ट फॉर्म ईआरबी प्रयोग में लाया जाता है। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये 3 प्रकार की संरचनाओं से बनता है। सिस्टर्नी, जो लंबी चपटी अशाखित झिल्ली युक्त संरचना है। पुटिका, जो गोल अंडाकार थैलीनुमा संरचना है। नलिकाएं, जो अलग थलग शाखित संरचनाएं हैं। अंतर्द्रव्य जालिका का विस्तार कभी कभी केंद्रक से शुरू होकर कोशिका की बाहरी झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये केंद्रक से शुरू हुआ झिल्ली, और अगर ये कोशिका झिल्ली है तो ये बाहर तक इस तरह से लगातार इनके साथ फैली होती है। इसीलिए ये केंद्रक से कोशिका द्रव्य में
और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सामग्री के परिवहन का रास्ता है। अंतर्द्रव्य जालिका दो तरह की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक के पास होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये केंद्रक के पास है, और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक से दूर होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम चिपके होते हैं जो इसे खुरदरा बनाते हैं, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर कोई राइबोसोम नहीं होते। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर जो राइबोसोम होते हैं वे प्रोटीन संश्लेषित करते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर लिपिड या वसा का संश्लेषण होता है। कशेरुकी जीव में यकृत कोशिकाओं में चिकनी ईआर दवाओं और विष के निर्विषीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्द्रव्य जालिका में लिपिड और प्रोटीन से बनी झिल्ली का संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवाजनन कहते हैं। इससे कोशिका की झिल्ली और कोशिका अंगकों की झिल्ली बनने में मदद मिलती है। अब देखते हैं एक और कोशिका अंग जो अंतर्द्रव्य जालिका के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका नाम है गोल्जी उपकरण। इसे गोल्जी काय भी कहा जाता है। पौधों में इसको डिक्चोसोम कहा जाता है। गोल्जी उपकरण का जो भाग केंद्रक की तरफ होता है उसे सिस भाग, और जो भाग कोशिका झिल्ली की तरफ होता है उसे ट्रांस भाग कहा जाता है। गोल्जी उपकरण भी अंतर्द्रव्य जालिका की तरह सिस्टर्नी, नलिकाओं और पुटिका से मिलकर बनता है। जो पुटिका गोल्जी उपकरण अंतर्द्रव्य जालिका से प्राप्त करता है, उस पुटिका की झिल्ली गोल्जी के साथ फ्यूज हो जाती है, जहां इसका संशोधन होता है। पदार्थ झिल्ली से घिरा होता है और जहां भी आवश्यक होता है वहां पुटिका में भेज दिया जाता है। पुटिका ये देख सकते हैं आप, छोटी छोटी गोल्जी से अलग होने वाली थैलियां हैं जिसमें पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। गोल्जी उपकरण झिल्ली का एक ढेर है जहां पर प्रोटीन का भंडारण, उसका संशोधन और पैकेजिंग होती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम बाजार से जब सामान लेके आते हैं तो उसे घर में रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हम उसको अलग अलग डिब्बों में रखते हैं। यदि हमें कोई चीज़ को किसी को गिफ्ट करना है तो हम उसकी गिफ्ट रैपिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से गोल्जी उपकरण रसायनों को कोशिका के अंदर संशोधित करके भंडारण कर सकता है या कोशिका के बाहर भेज सकता है। छोटी छोटी पुटिकाओं और थैलियों में लार बनाने वाली कोशिकाओं में कई गोल्जी उपकरण होते हैं। अभी हमने देखा था गोल्जी उपकरण छोटी छोटी थैलियां या पुटिकाएं बनाकर कोशिका में सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजती हैं। लाइसोसोम भी अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण से बना एक कोशिका अंगक ही है, जो इकहरी झिल्ली से घिरी एक थैली या पुटिका है जिसमें पाचक रस पाए जाते हैं। लाइसोसोम में उपस्थित पाचनकारी एंजाइम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। ये पाचन एंजाइम बड़े कार्बनिक पदार्थ, अवांछित पुराने घिसे पिटे कणों, विदेशी कणों जैसे बैक्टीरिया को तोड़ते और पचाते हैं। कभी कभी क्षतिग्रस्त कोशिका या मृत कोशिका में ये लाइसोसोम की थैली फट जाती है और ये पूरी कोशिका को पाचित कर जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की
आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसी तरह की कोशिका में एक और संरचना होती है जिसको कहते हैं रिक्तिकाएं। रिक्तिकाओं को रसधानियां भी कहा जाता है। यह भी इकहरी झिल्ली से घिरी है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसके अंदर ठोस तथा तरल पदार्थ भरे होते हैं। पादप कोशिका में ये ज्यादा बड़ी होती है। कभी कभी ये कोशिका के आयतन का 50 से 90% भाग को घेर लेती हैं। पादप कोशिका में ये स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं, क्योंकि जब इनमें पदार्थ भरे होते हैं तो यह कोशिका भित्ति पर एक दबाव डालती है जिससे कोशिका को स्फीति और कठोरता मिलती है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, लेकिन संख्या में अनेक हो सकती हैं। बहुत से आवश्यक पदार्थ रसधानियों में संग्रहित होते हैं, जैसे शर्करा, अम्ल और प्रोटीन आदि। एक कोशिक जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीव में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में मदद करती है। अब देखते हैं एक और कोशिका जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड दो तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन प्लास्टिड होते हैं और पौधों को रंग देते हैं। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट जो सफेद या रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, तेल और प्रोटीन पदार्थों को संचित करता है। प्लास्टिड में अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो पौधों को हरा रंग देता है उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है। हरे वर्णक के साथ साथ इसमें पीले और नारंगी वर्णक भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली से घिरा है। इसकी भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली रचनाएं होती हैं। इसमें स्ट्रोमा नाम का एक तरल पदार्थ होता है जिसमें सिक्के जैसी संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर खड़ी होती हैं, जिन्हें थाइलाकॉइड्स कहा जाता है, जो ग्रेना नामक ट्यूबों से जुड़ा है। थाइलाकॉइड्स में प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश ऊर्जा को संग्रहित करके रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज में यहां पर परिवर्तन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट पौधों में एक प्रकाश संश्लेषण की मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनमें एक हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है। अब देखते हैं एक और मुख्य कोशिका जो सभी कोशिकाओं में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यह भी दोहरी झिल्ली से बना कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली सपाट और अंदर वाली झिल्ली बहुत अधिक बलित व क्रिस्टी जैसी संरचनाओं से बनती है। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो फोल्ड्स हैं इनको क्रिस्टी कहा जाता है। ये एटीपी बनाने वाले क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। जितने ज्यादा वलय होंगे उतने ज्यादा एटीपी बनने की संभावना यहां पर होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो आंतरिक झिल्ली पर एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। शरीर की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में, जैसे रसायन बनाने, यांत्रिक कार्य के लिए जब ऊर्जा की जरूरत होती है
तो ये एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। अब देखते हैं कुछ और कोशिका के भाग जो कोशिका के संचलन या कोशिका के अंदर पदार्थों के संचलन में मदद करते हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो कोशिका पंजर या कोशिका झिल्ली का विस्तार है। सबसे पहले आता है फ्लैजेलम, जो कुछ प्रोकैरियोट्स और कुछ जंतुओं में होता है। ये फ्लैजेलम धागे जैसे है जो कोशिका के आगे चलने में मदद करते हैं। इनकी संख्या 1 से 8 हो सकती है। इसी तरीके से बारीक बाल जैसी संरचनाओं को बोलते हैं सीलिया या पिल्ली। इनकी संख्या अधिक होती है। ये छोटे छोटे से बाल पदार्थों का कोशिका के अंदर या कोशिका की सतह पर संचलन में मदद करते हैं। आप जानते हैं हमारे गले के अंदर हमारे श्वसन पथ में श्लेष्मा या म्यूकस होता है और उसे अंदर धक्का देने के लिए ये बाल या सीलिया जो है मदद करते हैं। ऐसी ही और एक धागे जैसी संरचना होती है तारकाय, जिसे इंग्लिश में सेंट्रियोल कहा जाता है। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका के दोनों ओर गुणसूत्रों को यह खींचने में मदद करती है। फ्लैजेलम, सिलिया और तारकाय सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। ये इतने पतली पतली धागे जैसी संरचनाएं भी इतनी सारी सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बनते हैं। अब देखते हैं कोशिका का विभाजन कैसे होते हैं और इसका क्या महत्व है। कोशिका विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है, जिससे जीवों में वृद्धि, कोशिका मरम्मत, मृत क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होता है। कोशिका विभाजन दो तरह का है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जिससे कोशिका की संख्याओं में वृद्धि होती है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मातृ कोशिका, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें संतति कोशिका कहा जाता है। यहां पर देखते हैं सूत्री विभाजन में हम जानते हैं कि हमारी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की 2 कॉपी होती हैं। यदि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हमारे पास वो 23 गुणसूत्रों की कॉपियां हैं। उन्हें समजात गुणसूत्र कहा जाता है। यहां पे हमने 2 समजात गुणसूत्रों को लिया। ये गुणसूत्र विभाजन से पहले बिल्कुल धागे जैसे पतले पतले होते हैं, जिन्हें क्रोमैटिन कहा जाता है। विभाजन के समय ये गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं और छड़नुमा बन जाते हैं। छड़नुमा बनने के बाद ये गुणसूत्र अपनी ही एक प्रतिकृति बनाते हैं ऐसे, जिससे इनका डीएनए दोहरा हो जाता है। तो दोनों क्रोमोसोम ने अपनी अपनी प्रतिकृतियां बना ली। अब ये गुणसूत्र बीच में से अलग हो जाते हैं और कोशिका के 2 किनारों की तरफ जाते हैं। इसके बाद कोशिका के केंद्रक का विभाजन हो जाता है, जिससे 2 केंद्रक बन जाते हैं और उसके बाद बीच में से कोशिका का विभाजन हो जाता है, जिससे 2 नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो सूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 2 समरूप संतति कोशिका बनी और संतति कोशिका में मातृ कोशिका जितनी ही गुणसूत्र संख्या है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जंतु और पौधों के प्रजनन अंगों की विशेष कोशिका में। इसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर भी हमने 2 समजात गुणसूत्र लिए। इस विभाजन में भी पहले गुणसूत्र अपनी प्रतिकृति बनाता है
विभाजन के समय ये दोनों समजात गुणसूत्र पास में आ जाते हैं, जिनसे इनका जीन विनिमय हो जाता है, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और इनके जीनों में यहाँ पे ये बदलाव हो जाता है। इसके बाद ये दोनों क्रोमोसोम या गुणसूत्र अलग अलग केंद्रों में बढ़ जाते हैं और उसके बाद हो जाता है कोशिका विभाजन। तो यहां पर अर्धसूत्री विभाजन में पहले विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई। जीन विनिमय के कारण जो गुणसूत्रों में बदलाव आया, उससे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है और इसलिए माता और पिता के लक्षण में थोड़ा सा बदलाव आता है, जो संतति कोशिका बनती है उनमें। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन में बिल्कुल सूत्री विभाजन की तरह है, जिसमें ये जो पहले बने हुए गुणसूत्र हैं, ये बीच में से अलग हो जाते हैं, जिससे एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं और इस कोशिका का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यहां पर अर्धसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से बनी 4 संतति कोशिकाएं और गुणसूत्र की संख्या रह गई आधी, इसलिए इसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। मैं आशा करती हूँ पाठ 5 के भाग 1 और इस भाग को देखकर आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।